अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी बीमारी के जिसमें लोगों को सांस उनका ख़राब रहता है, तकलीफ़ होती है सांस लेने में। जब वो सांस खींचते हैं तो उनको लगता है कि जैसे वो कोई मुशक्क़त कर रहे हैं, वरना तो हम रात को सोए हुए होते हैं, दिन में हमें तो पता ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन जब आपको तकलीफ़ से सांस लेना पड़े, जिसको हम डिस्निया कहते हैं, टेक्निकली डिस्निया होता है डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, तो साथ ही फिर आपको बहुत अरसे से एक खांसी चल रही हो, जो खुश्क खांसी जिसको कहते हैं, कि जिसमें रेशा तो नहीं निकलता लेकिन खुश्क खांसी चल रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप सारा दिन ये मुशक्क़त करते रहते हैं कि सांस की तकलीफ़ भी है, फिर खांसी भी है, तो अमूमी तौर पर ऐसे लोगों की भूख बहुत कम हुई होती है और खाना वो कम खाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न भी कम हो रहा होता है। ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनके साथ जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दिन आपको पता चलता है जी आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं। ये वो बात है जो डॉक्टर आपको बताता है, लेकिन टेक्निकली इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो आखिर ये क्या होता है, ये क्यों आपको ये अलामात आई, ये क्यों डॉक्टर ने कहा आपको कि ये आपकी तशख़ीस है, और इसका क्या फिर इसकी इलाज क्या है इसका, और क्या इसका इलाज काम भी कर जाता है या नहीं। देखें, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर बीमारी का पहले लफ्ज़ी मतलब समझें। डिजीज़ तो सबको पता है, बीमारी को कहते हैं, लंग्स किन्हें कहते हैं, फेफड़ों को कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल क्या है, फेफड़ों का काम क्या है, फेफड़ों ने क्या कोई सोचना है या कोई पानी को जिस्म से निकालना है? नहीं, फेफड़ों का बिल्कुल एक सादा सा बुनियादी सा काम है कि जब आप सुबह आज उठें तो आपने नाश्ता किया है या आपने कुछ ना कुछ खाया है। क्यों? आपने अंदर अपने मटेरियल भेजा है, आपके सेल के अंदर वो मटेरियल जलेगा, उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होगी, तवानाई पैदा होगी और आप अपने काम करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो दोपहर के खाने का टाइम आ जाएगा, फिर शाम के खाने का टाइम। लेकिन वो जो खाना आपने अंदर भेजा है, उसके जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उसको बाहर से, यानी अभी आपके आबो हवा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन है, आप जब सांस लेके जाते हैं तो फेफड़े उस ऑक्सीजन को आपके खून की नालियों में भेजते हैं बजरिया, ये जो आप अंगूर की थैलियाँ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल अंगूर की थैलियों की तरह, इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन खून में जाती है, लेकिन दरमियान में ये एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो ऑक्सीजन को नीचे भेजता है फेफड़ा। और दूसरा फिर काम क्या होता है कि जब वो खाना जलता है तो ज़ाहिर है, जैसे आप कोई चीज़ जलाते हैं तो धुआं पैदा होता है, इसी तरह से जब ये खाना जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि ख़तरनाक चीज़ है, आपके जिस्म में नहीं रहनी चाहिए। तो फेफड़ों का दूसरा बुनियादी काम क्या है कि खून की यही नाली यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगी, सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी, वो इसी इंटरस्टिशियम से गुजरने के बाद आपके इस एल्वियोलस में आएगी, फिर सांस के ऊपर छोटी छोटी आगे नालियाँ बनती हैं, ब्रोंक्यूल्स उनको हम कहते हैं, और वहाँ से ट्रेकिया, और आप सांस बाहर निकाल देते हैं। ये बुनियादी काम है फेफड़ों का। और ये जो हिस्सा है मखसूस, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। इसका मतलब है जो भी मसला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसीलिए तो हमने इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहा है, जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। अब अलामात मैंने आपको जैसे बता दी है, तो ये जो आप किसी को नमूनिया जो होता है ना, जब किसी को कोई नमूनिया होता है तो ये जो एल्वियोलस आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन होगी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। आप 7 या 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर आपको देगा और ये ख़त्म हो जाएगी इन्फेक्शन यहाँ से, और ये वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में क्या होता है, या फेफड़ों की जो सिकुड़ने की बीमारी जो होती है, उसमें क्या होता है कि ये इंटरस्टिशियम, एल्वियोलस के ये हिस्से और खून की नालियों के ये हिस्से, ये पूरे का पूरा बार बार ज़ख्मी होता है, बार बार ठीक होता है, बार बार ज़ख्मी होता है, बार बार ठीक होता है। और जैसे आपके जिल्द के ऊपर कोई ज़ख्म बार बार ठीक होकर ख़राब हो रहा होता है, ठीक हो रहा होता है, तो वो वहाँ पे एक पक्का किस्म का निशान बन जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और जो बुनियादी काम मैंने फेफड़ों का आपको बताया था, तो वो मुतासर हो जाता है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जाती और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने में मसला होता है। लेकिन मेन इशू क्या शुरू हो जाता है कि ऑक्सीजन नहीं जाती। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके ऑक्सीजन, क्योंकि आपको जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही, तो उस चक्रों में आप ज़्यादा सांस लेते हैं, आप हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, बार बार आप कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएं, क्योंकि आपको कम पड़ रही है ऑक्सीजन, यहाँ से गुजर प्रॉपर नहीं रही, तो इसलिए तकलीफ से सांस लेना पड़ता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। और क्योंकि यहीं पे खांसी भी इसलिए हो जाती है कि फिर आपका जो मुदाफ़िती निज़ाम है वो इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो इसको हम कहते हैं फेफड़ों के सिकुड़ने की बीमारी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इसकी वजूहात क्या होती है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे एक नुमायाँ जो होती है कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ तकरीबन हर वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि वो बीमारियां जिसमें हमारा मुदाफ़िती निज़ाम
बजाय इसके कि वो बाहर की चीज़ों को मारे, जब वो अंदर घुसती हैं तो वो हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों को मारना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। बहुत सारे लोगों को जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं तो उनके अंदर भी बाकी हिस्सों के अलावा फेफड़ों का ये हिस्सा जो होता है ये ज़ख्मी होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। वो कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं? जैसे जोड़ों का एक दर्द होता है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसी तरह से एक और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है जिसको हम SLE या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं। इसी तरह से एक और बीमारी होती है जल्द की, जिसमें जल्द बड़ी सख्त हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोडर्मा। इसी तरह से एक जोड़ों की बीमारी होती है जिसको पोलीमायोसाइटिस कहते हैं, कि उसमें जोड़ जो है वो सोजिश हो जाती है, तो उसके साथ साथ फेफड़े भी ये मसला बनता है। और इसी तरह से एक डर्मेटोमायोसाइटिस होती है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे पिछले दिनों एक 19 साला अदाकारा उसकी डेथ हुई है। बड़ी मशहूर फिल्म में उसने काम किया था, मैंने अपने एक छोटे चैनल पर इस पर वीडियो भी बनाई है। तो डर्मेटोमायोसाइटिस पे तो मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, आप देख लें। तो ये भी क्या था, उस अदाकारों को भी ऑटो इम्यून ये डिजीज़ हुई थी। जब ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं तो इनमें बाकी मसलों के अलावा फेफड़ों का ये हिस्सा भी ज़ख्मी होता रहता है बार बार, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बार बार इसके खिलाफ काम कर रहा होता है। एक बड़ी वजह क्या हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़। दूसरे नंबर पे आता है कि कुछ दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं कब बाकायदगी से, किसी बीमारी के लिए आपको काफ़ी अरसे तक जब ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो उसके नतीजे में भी फेफड़ों की ये बीमारी जन्म लेती है। वो कौन सी दवाइयाँ हैं? जैसे बाज़ का लोग जो हैं वो कीमोथेरेपी, जिनको कैंसर होता है उसकी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। उनके अंदर कौन सी दवाइयाँ कीमोथेरेपी की दवाइयों के अंदर एज़ाथायोप्रीन है, ब्लियोमाइसिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, मेथोट्रेक्सेट है, विनब्लेस्टिन है। ये कीमोथेरेपी, ये जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर होते हैं, तो उनका इलाज करने के दौरान ये दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और काफ़ी अरसा देनी पड़ती हैं, तो इसके नतीजे में भी ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जन्म लेती है। इसी तरह बाज़ कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको काफ़ी अरसे तक अगर खाया जाए तो उससे भी ये मसला बन जाता है। जैसे ख़वातीन में यूरिन की इन्फेक्शन के लिए अक्सर एक दवाई दी जाती है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये एंटीबायोटिक है, इसकी वजह से भी हो जाता है। और बाज़ का लोगों को कोलाइटिस नामी एक बीमारी होती है आंतों की, वो ऑटो इम्यून ही है वो भी, तो उसमें सल्फासेलाजिन एक दवाई दी जाती है और वो क्योंकि बड़ी अरसे तक देनी पड़ती है, लंबे अरसे तक ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, तो उसके नतीजे में भी जन्म लेती है यही मसला, यही चीज़ जो है वो सामने आती है। एंटीबायोटिक के बाद क्या चीज़ है कि दिल की जो बीमारियां होती हैं, जैसे रिदम ख़राब होता है, दिल का जो रिदम होता है, बाज़ लोगों में दिल की धड़कन बेतरतीब होती है या कोई और दिल की धड़कन के मसले होते हैं, तो उनको एमेडारोन हम दवाई देते हैं तो उसकी धड़कन को ठीक करने के लिए। ये भी ज़ाहिर लंबे अरसे तक देनी पड़ती है, तो इसके नतीजे में भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जन्म लेती है। बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं, अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था फेफड़ों का क्या काम है। फेफड़ों का ये बुनियादी काम है कि ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं और इनहेल करते हैं, आप खुद चाहते हैं कि आप इस एरिया को बार बार ज़ख्मी करें। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इन ज़ख्मों को ठीक करने के चक्करों में आपका ऑटो इम्यून डिजीज जो सिस्टम होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, मुदाफ़ती निज़ाम होता है, हम पंजाबी में कहते हैं पोंतर जाना, कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और वो इसी हिस्से के ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर देता है। तो आपने उस सिगरेट के धुएँ से उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया होता है, तो उसके नतीजे में भी ये चीज़ जन्म लेती है। बाज़ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जैसे कुछ वेल्डर्स होते हैं, कुछ जो है किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियों में इसी तरह से प्लम्बर्स होते हैं। जब ये काम करते हैं तो एक सिलिकॉन होता है, सिलिका होता है, यानी एक केमिकल है इनऑर्गेनिक, जो जिंदा तो नहीं होता लेकिन वो केमिकल है होता है, तो बार बार उनके अंदर जाता है। और एक एस्बेस्टोस होती है, वो भी अंदर जाती है, तो इनके नतीजे में भी ये बीमारी जो है ये जन्म लेती है। ये बीमारी जन्म लेती है और फिर उसकी वजह से ये जब ये मसला बन गया तो अलामात वही मैंने बताया क्या आएंगी कि सांस ख़राब होगा और बड़ी तकलीफ़ होगी। पहले चलने फिरने के दौरान होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान होगा, भागने के दौरान होगा, कि बाकी सब भाग रहे हैं, आप थोड़ी सी मुशक्क़त करके थोड़ी सी वो करते हैं एक्सर्शन, तो आप थक जाते हैं। फिर एक वक्त इतना ख़राब आता है कि आपको बैठे बैठे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो और मुसलसल खांसी चल रही होती है, वज़न कम हो जाता है। तो ये अलामात फिर जन्म ले रही होती है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। और एक बहुत बड़ी जो वजह होती है उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। इडियोपैथिक हम हमेशा ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियों के टेस्ट कर लिए होते हैं, वो सारे नेगेटिव आते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर ये बीमारी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, फेफड़े सिकुड़ने की क्यों हुई है। तो हम उसको एक कैटेगरी में फ़िट कर देते हैं इडियोपैथिक, कि इसकी कोई वजह नहीं। आमतौर पर जो बुज़ुर्गों में होता है ये फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी, तो ये फिर इडियोपैथिक में आता है।
क्या आप इससे बच सकते हैं? प्रिवेंशन है इसकी, कुछ एहतियातें हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सिगरेट का आपको समझ आ गई कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो उसमें आपको बचत हो जाएगी। अगर आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक के, जिसमें आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है उस वक्त, जिससे आपके फेफड़े खुलते रहते हैं, तो आमतौर पे वो बचे रहते हैं इस तरह की किसी भी चीज़ से। फिर आपने कुछ ऐसे खुराकें खानी होती हैं, कुछ ऐसे फ्रूट खाने होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे, और साथ ही आपने जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं ये लेनी होती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आपको बचत हो जाती है इस बीमारी के ख़िलाफ़। और पानी पानी आप ज़्यादा पिए, कम से कम कोशिश करें कि एक दिन में 8 से 10 गिलास ज़रूर पिए। और इसी तरह से आप जो है ना लो फैट फूड्स लें। आप अपने जो खाने हैं उसमें हैवी जो फैट्स होती हैं वो भी बाज़ात सोजिश को जन्म देती हैं, इन्फ्लेमेशन को जन्म देती हैं, और उनसे भी ट्रिगर हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो एक अजीब सी चीज़ है, बचाता भी है और फिर लोगों को तंग भी बहुत करता है। आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना का मसला बना था तो इसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं। अभी भी लोग कहते हैं जी उनकी अलामात नहीं जा रही, क्योंकि क्या हुआ था, कोरोना ने आके, वायरस ने आके हमारे इम्यून सिस्टम को छेड़ा था। उसका जवाब देते देते वो बिल्कुल ही हमारा इम्यून सिस्टम फिर सोया नहीं। तो जिनमें नहीं सोया उनको क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक कोविड है उनको। तो इसलिए ना ये बात समझें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक दफ़ा जब आपको ये बीमारी की अलामात आती हैं तो इसको तशख़ीस कैसे किया जाता है? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है कि आपको क्या क्या अलामात हैं, कब से हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे तक चलती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इनको अंग्रेज़ी में हम इंसीडियस कहते हैं, कि चुप करके आपके साथ साथ चलती रहती हैं। एक तो होता है नमूनिया, क्या होगा, वायरस और बैक्टीरिया से आपका सामना हुआ, 3-4 दिन के बाद अलामात आई, 2 दिन में आप डॉक्टर के पास गए, 7 से 14 दिन आपको दवाई दी, आप ठीक होकर घर चले गए। ये एक्यूट होता है। लेकिन जो इंसीडियस क्या है कि आपको पिछले 3 महीने से कोई खांसी चल रही है, आपको पिछले 3-4 महीने से सांस का मसला चल रहा है, तो एक तो हिस्ट्री बड़ी इसकी अलग होती है। फिर डॉक्टर आपका मुआयना करता है, हिस्ट्री में वो आपकी दवाइयाँ भी खैर लेंगे, दवाइयों की हिस्ट्री लेंगे, और फिर क्या आपकी जॉब क्या है इसके बारे में भी पूछेंगे, सिगरेट कितनी पीते हैं और बाकी रूटीन के बारे में। फिर आपको वो एग्जामिन करते हैं, आपका मुआयना करते हैं। मुआयने में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। आपकी जो आपके नेल जो होते हैं, आपके जो नाखून होते हैं, उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, क्लबिंग इसको हम कहते हैं, एक ख़ास किस्म के नाखून होते हैं ये। फिर साथ वो फिर जो डॉक्टरों के पास वो स्टेथोस्कोप होती है, टूटी जिसको कहते हैं, वो लगा के उनको ख़ास किस्म की उस जगह से आवाज़ें मिलती हैं जहाँ पे आपका फेफड़े का हिस्सा मुतासर हुआ होता है। ये इनको हम क्रैप्स कहते हैं, इंस्पायरेटरी क्रैप्स, कि जब सांस अंदर खींचेंगे तो उस वक्त ख़ास किस्म की आवाज़ आएगी, तो डॉक्टर को शक पड़ेगा कि यहाँ पे कोई मसला है। तो फिर मज़ीद उसको देखने के लिए डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं। आपका एक्सरे भी बड़ा इसका मखसूस होता है। एक्सरे आमतौर पे काला होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हवा गुजरती है तो एक्सरेज उसको गुजर जाती हैं आराम से, तो वो काला होगा, और जहाँ से नहीं गुजर पाती वो सफ़ेद होता है, जैसे हड्डियाँ सफ़ेद नज़र आती हैं एक्सरे पे। लेकिन इसके ऊपर एक ख़ास किस्म के हमें वाइट कलर के दाने से नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। एक्सरे बहुत ज़रूरी है। एक्सरे से शक को दूर करने के लिए, अगर पड़ा हो एक्सरे पे शक हमें, तो हम एक ख़ास किस्म का सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन और एक्सरे में, दोनों में एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं, रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं एक ही किस्म की। HRCT का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन, के ज़्यादा शुआएँ इस्तेमाल होती हैं। मरीज़ को सीटी स्कैन की मशीन में रखा जाता है, वहाँ से वो टेस्ट किया जाता है। HRCT टेस्ट कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन। उस पर बहुत क्लियर हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, फाइब्रोसिस, या ये सारा कुछ हुआ हुआ है। उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो वो क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा हम एक और मरीज़ का टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, या PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, के मरीज़ को कहते हैं कि गहरा सांस खींच के उसको एक पाइप दिया जाता है, उसमें ज़ोर से सांस मारना होता है, और एक मशीन के ऊपर फिर सारी रीडिंग आती है। तो ये टेस्ट करवाया जाता है। फिर साथ ही हम मरीज़ को ना किसी ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और साथ ही उसकी हम ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं खून के अंदर, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटरी कहते हैं। क्या बड़ा छोटा सा आला होता है, उसको आप उंगली पे लगा लेते हैं, उसके ऊपर आ रहा होता है 94% या 92, कम से कम 93-94 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले बैठे हुए चेक करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन है खून के अंदर, लेकिन अगर वो नॉर्मल हो तो फिर थोड़ा सा उसको, मरीज़ को कहते हैं कि आपने ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना है, ये 6 मिनट के लिए वॉक करनी है। फिर चेक करते हैं कि कितनी उसमें कमी आई है, क्योंकि नॉर्मल बंदे में ज़्यादा कमी नहीं आनी चाहिए। एक खून का टेस्ट होता है जिसको आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहते हैं, तो उससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि खून के अंदर ऑक्सीजन है तो कितनी है। इसके अलावा फिर बहुत अहम टेस्ट है जिसको हम लंग बायोप्सी कहते हैं, कि हमने एक कैमरा डाल के और वहाँ से मवाद लेना होता है फेफड़े का, और उससे हम मुआयना करते हैं कि इसका
उस मुआयने से हमें पता चलता है कि इसका साख्त तब्दील तो नहीं हुई फेफड़ों की, जो मैं फाइब्रोसिस की बात कर रहा हूँ, स्कारिंग की। एक तो कैमरा डाल के करते हैं जिसे ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, और दूसरा होता है सर्जिकल, कि सर्जरी के ज़रिए मवाद निकाला जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ज़्यादा पता चलता है, और एक से ज़्यादा जगहों से ले लिया जाता है, तो बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो ये टेस्ट हैं, यानी ये जो पूरे आपको मैंने बताया है कि हिस्ट्री होगी, एग्जामिनेशन होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, ट्रेडमिल का होगा, HRCT, ब्रोंकोस्कोपी, PFT और आर्टीरियल ब्लड गैसेस, तो उसके बाद इसकी तशखीस हो जाती है। दरअसल इसका जो इलाज है ना वो बड़ा नाजुक है, इसलिए तशखीस को पक्का पहले कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि जो इलाज है उसमें सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो के उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से मसला है, तो उसको दबाने वाली हम दवाई देते हैं जो स्टीरॉयड होते हैं, कार्टिकोस्टीरॉयड होती है। तो आपका डॉक्टर आपके वज़न के हिसाब से आपको वो देगा ताकि इम्यून सिस्टम को बिठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो इसलिए हमें मजबूरन देना पड़ रहा है, वरना हम स्टीरॉयड नहीं देते। अक्सर दोस्त जब मुझे कहते हैं जी लॉन्ग कोविड का क्या इलाज है, तो मैं कहता हूँ कोई इलाज नहीं है, चुप करके आप अपना जो अलामात हैं बस उन पर तवज्जो दें, वरना अगर उसके लिए हम स्टीरॉयड दे देंगे तो उसके मसले बड़े होते हैं। स्टीरॉयड अगर लंबे अरसे तक देना पड़ जाए तो उससे शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डियों की कमज़ोरी, ये चीज़ें जन्म लेती हैं। इसीलिए 2 महीने तक हम स्टीरॉयड देते हैं, कार्टिकोस्टीरॉयड, और उसके बाद हमारी कोशिश होती है फिर कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिनको हम एंटी फाइब्रोटिक डिजीज मेडिकेशंस कहते हैं। एंटी फाइब्रोटिक का क्या मतलब है कि मसला क्या था, फाइब्रोसिस का, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो हमें स्टीरॉयड कम कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं, तो इनको देते हैं ताकि फाइब्रोसिस को कम किया जाए। उसके अंदर 2 दवाइयाँ बहुत मशहूर हैं, एक है परफेनाडीन है और एक है निन्टेडानिब। ये 2 है, इनको स्टीरॉयड स्पेयरिंग मेडिकेशंस भी कहते हैं। कि स्टीरॉयड स्पेयरिंग का क्या मतलब है कि वो दवाइयाँ जिनके देने से स्टीरॉयड कम कर दिए जाते हैं। अक्सर पिछले दिनों भी एक बीबी जो है वो टीवी पे आपने उनका इंटरव्यू सुनते रहे होंगे, मोहतरमा खातून, बुजुर्ग खातून, अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ रखा हुआ था और उन्होंने एक यहाँ से ऑक्सीजन लगाई हुई थी, क्योंकि वो लोग जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो तो उनको हम ऑक्सीजन देते हैं लो डोज पे 1 to 2 लीटर, क्योंकि मसला क्या बना होता है कि ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर जा रही, तो हम उनको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। तो वो लोग 24 घंटे फिर एक छोटा सा कोई सिलेंडर होता है उनके पास, ताकि वो हर वक्त 1-2 लीटर जो भी उनका डॉक्टर मुनासिब समझेगा, ताकि उनकी सैचुरेशन जो है वो 94, 92, 94 के करीब रहती है, ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन कम ना हो। तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं ऐसे मरीज़ों को। फिर इसके अलावा इनकी रिहेबिलिटेशन थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, यानी जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पेशलिस्ट होते हैं फेफड़ों की बीमारियों के, उनके पास भेजा जाता है, वो इनको मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज करवाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके फेफड़ों को मजबूत किया जाता है। तो ट्रीटमेंट का ये भी हिस्सा है। लेकिन अगर सब कुछ फेल हो जाए तो पीछे बचता है लंग ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, अगरचे आप पाकिस्तान में ये नहीं सुनते, लेकिन वो लोग जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो उनके लिए सबसे जो फिर अहम इलाज होता है वो फेफड़ों को तब्दील करना होता है, वो लंग ट्रांसप्लांटेशन होती है। वो जो है फिर ज़िंदगी बचाने वाला प्रोसीजर है, बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होता है। और इसलिए अगर आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, आपके किसी प्यारे को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये काम करना है कि अपने डॉक्टर जो है उनसे बात करें कि ये क्या बात है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन का क्या ऑप्शन होता है। अगरचे पाकिस्तान में अगर नहीं भी होगा, फ़र्ज़ करें, तो आप ज़रूर कहीं बाहर से बात करें, क्योंकि बहुत सारे यंग लोगों को भी ये बीमारी हो जाती है। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन, फेफड़ों की जो तब्दीली है वो ज़िंदगी बचाती है। तो ये थी बुनियादी मालूमात इस फेफड़ों के सिकुड़ने की बीमारी के बारे में। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है या आपको कोई जानने वाला है, तो उनसे ये वीडियो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके कॉपी करें लिंक को और उनको शेयर कर दें किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर करना। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।